तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हम 2-3 मेथड को डिस्कस करेंगे। और उन तरीकों में से एक तरीका तो ये है कि प्रेरण द्वारा, और दूसरा तरीका है चालन द्वारा, और तीसरा तरीका है कि दो वस्तु को आपस में रफ कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए, तब भी दो वस्तु आवेशित हो सकती है। हम सबसे पहले लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, कि किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। प्रेरण में होता क्या है कि हम ना एक आवेशित वस्तु लेते हैं और उस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लेकर के जाते हैं। तो फिर देखिए क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक वस्तु है और ये वस्तु अनावेशित वस्तु है और इसको मैं आवेशित करना चाहता हूँ। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक वस्तु में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पर मैं जितना धन आवेश बनाता हूँ उतना ही ऋण आवेशित बना देता हूँ। ये तो ये हमारे पास एक उदासीन वस्तु है जिसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, तो इस वस्तु को हम कहेंगे अनावेशित वस्तु। ये वस्तु उदासीन वस्तु है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए इसको आवेशित कैसे करते हैं। तो हम ना एक पहले से ही आवेशित हुई वस्तु लेकर के आते हैं इसके पास। अब हम इसके पास ये नंबर 1 ये हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आवेशित होगी। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो जाता है कि हम सबसे पहले अनावेशित वस्तु ले लेंगे। ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस आवेशित वस्तु के पास, इस अनावेशित वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु लेकर के आते हैं। तो मैं यहां पर बनाता हूं दूसरा। तो मैं समझाता हूं कि प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित होती है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले हमने एक अनावेशित वस्तु ले लेनी है। उस अनावेशित वस्तु के पास फिर हम एक ऋण आवेशित वस्तु लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही आवेशित वस्तु के पास ऋण आवेशित वस्तु लेकर के हम जाते हैं, तो देखिए आवेशित वस्तु के पास जो अनावेशित वस्तु है उसके साथ क्या होता है। हम ये देखते हैं कि इसमें जो धन आवेश थे, ये इसमें धन आवेश थे, उन धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं ये ऋण आवेश, ये अपनी ओर बुला लेते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए ये धन आवेश इस ऋण आवेश के पास आना चाहता है, लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बीच में रास्ता नहीं है, हमने इसको टच नहीं कराया है, सिर्फ उसके समीप लेकर के गए हैं। और समीप लेकर के जाने से हुआ ये कि इन नेगेटिव आवेश वालों ने, इन ऋण आवेश ने इस वस्तु के धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करके बांध लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और ऋण आवेश को दूर भगा दिया है। तो ये ऋण आवेश इधर आ गए, इधर वाले कोने पे आ गए। अब ये ऋण आवेश इधर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बाहर जाए कैसे? बाहर तो रास्ता नहीं है, बाहर तो कोई वायर नहीं लगा हुआ, क्योंकि बाहर एयर है और एयर सबसे अच्छा अचालक है, इसलिए आवेश एयर पे तो नहीं चल सकता। तो ये ऋण आवेश बाहर नहीं आ सकते। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब हम ऋण आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के पास लेकर के आए, तो आवेश बट गए, आवेशों ने 2 ध्रुव बना लिए। एक ध्रुव ऋण आवेशित का बन चुका है, तो दूसरा ध्रुव धन आवेशित का बन चुका है, और इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण। तो प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें आवेशों का ध्रुवण हो जाता है, 2 ध्रुव बन जाते हैं। एक ध्रुव बन चुका है धन आवेश का और दूसरा ध्रुव बन चुका है ऋण आवेश का, जैसा कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में हम इन ऋण आवेश को हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक तार लिया और तार का कनेक्शन अर्थ से करा दिया, हमने भू संपर्क करा दिया। अब ये ऋण आवेशित कण यहाँ से इस वायर के जरिए पृथ्वी में चले जाएंगे, और यहाँ से ये सारे के सारे ऋण आवेश खत्म हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में यही हुआ कि ये सारे के सारे ऋण आवेश पृथ्वी में चले गए।
ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी वायर को कट कर देंगे। वायर को जब हम कट कर देंगे तो फिर ये ऋण आवेशित वापस इस वस्तु में नहीं आ सकते। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमको सबसे पहले वायर को ही कट करना है। कभी आप वस्तु को हटा ले, आप ये सोचो कि इसमें अब धन आवेशित आ चुका है और ऋण आवेश तो पृथ्वी में चले गए, और अब हम अपनी वस्तु को हटा लेते हैं, जो आवेशित वस्तु थी आपके पास उस वस्तु को हम हटा लेते हैं और ये वस्तु आवेशित हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे, पहले हमने वस्तु हटा ली और वायर को कट नहीं किया, तो होगा क्या कि जो ऋण आवेश पृथ्वी में गए थे वो वापस से इसी वस्तु में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये धन आवेशित बुला लेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे इन्हें, तो ये ऋण आवेशित वापस ना आए, इसलिए हमने सबसे पहले वायर को कट किया। वायर को कट कर दिया, अब ये ऋण आवेशित वापस नहीं आ सकते, इसलिए हम वस्तु को बाद में हटाते हैं। तो अब हम अपनी वस्तु को हटा लेंगे और ये जो आवेश है, ये आवेश अब पूरी बॉडी पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस तरह से किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। ये विधि हुई प्रेरण द्वारा। और प्रेरण में हमने क्या किया कि वस्तु एक, तो प्रेरण में हमने क्या किया, एक अनावेशित वस्तु को ऋणावेशित वस्तु के पास लाए, कांटेक्ट नहीं कराया, सिर्फ उसके समीप लेकर के गए। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी वस्तु को हम धन आवेशित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है, क्या किसी वस्तु को हम बिना टच किए, बिना संपर्क किए, बिना छुए किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं, और उस विधि का नाम है प्रेरण द्वारा। ये तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैंने बोला है ऐसे आप लिख सकते हैं आप इसे। अदरवाइज मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझको व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरे तरीके से किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। तो दूसरा तरीका है चालन द्वारा। और चालन में बेसिकली हम वास्तव में टच करते हैं। प्रेरण में क्या कर रहे थे हम, प्रेरण में सिर्फ दो वस्तु को पास ला रहे थे, टच नहीं करा रहे थे। लेकिन चालन में हम चालन कराएंगे, टच कराएंगे। तो एक अनावेशित वस्तु है, इस अनावेशित वस्तु के पास, इस अनावेशित वस्तु से हम एक वस्तु लेकर के आएंगे और उसको इससे टच करा देंगे। तो ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। अब देखिए होता क्या है, ये जो ऋण आवेशित कण है, ये क्योंकि इनमें दोनों में कांटेक्ट करा चुके हैं हम, तो ये ऋण आवेश इस वाली वस्तु के अंदर एंट्री मार देगा। ये ऋण आवेश इसमें चला जाएगा और यहाँ पर एक ऋण आवेशित आ जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरा चला जाएगा, तो ये दूसरा आ गया। अब तीसरा भी जाने की कोशिश करेगा, अब ये तीसरा भी कण इसके अंदर चला गया, अब ये चला गया। क्या अब चौथा कण भी जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, जाएगा तो, लेकिन इधर ऋण आवेशित भी तो आ चुके हैं, और इन ऋण आवेशित कणों की, इनकी भी तो अपनी कुछ ताकत होगी। ये ऋण आवेश इधर से आने वाले ऋण आवेश को वापस भेजेंगे, इन्हें मना करेंगे कि अब मत आओ, क्योंकि ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इसलिए इनकी अब कुछ ताकत हो चुकी है, तीन ऋण आवेशित कणों की ताकत हो चुकी है। अब ये इनको आने से मना करेंगे। लेकिन इधर चार्ज ज्यादा है, इधर आवेश ज्यादा है, तो इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत कम है। तो बेसिकली इधर से जो नंबर 4 का आवेश होगा, नंबर 4 का ऋण आवेश होगा, वो भी इसके अंदर एंट्री मार देगा। ये इधर चला जाएगा, फिर ऐसे ही फिफ्थ चला जाएगा। ये जाते रहेंगे। तो आंसर है ये कब तक जाते रहेंगे? तो इसका आंसर ये है, ये ऋण आवेश इसमें से इधर जब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों ताकत बराबर नहीं हो जाती। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 ऋण आवेश लिए थे। अब 100 में से पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, ऐसे जाते जाते इधर की भी ताकत बढ़ती जा रही है। तो जैसे इधर 40 पहुंच चुके हैं, तो 40 की ताकत हो चुकी है। अब वो इधर एक ताकत लगाते हैं, ऋण आवेश को आने से मना करते हैं। लेकिन अभी इधर 60 है और इधर 40 पहुंच चुके हैं, तो इसकी ताकत अभी ज्यादा है। तो अभी ऋण आवेशित कण इधर जाएंगे, 40 चले गए,
41, 42, 43 ऐसे ही 49 चले गए। अब 49 जाने के बाद फिर 50 चले गए। जब 50 आवेश इसमें से निकल करके इधर चले जाएंगे तो 50 ऋण आवेश इधर हो चुके हैं और 50 इधर हो चुके हैं। तो अब दोनों की ताकत बराबर हो गई। जितने ऋण आवेश इधर है उतने ही ऋण आवेश इधर हो चुके हैं। अब दोनों की ताकत बराबर है, ना तो इधर का आवेश इधर जाएगा अब ना ही इधर का आवेश इधर आएगा। तो ये ऋण आवेश सिर्फ 50 तक जा सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम किसी वस्तु को पूरा का पूरा ऋण आवेश दे सकते हैं? तो इसका आंसर है हम पूरा का पूरा ऋण आवेश नहीं दे सकते, हाफ आवेश ही दे सकते हैं। जब तक हम आवेश दे सकते हैं जब तक कि दोनों में बराबर आवेश नहीं हो जाता। जितना आवेश इस पे होगा उतना ही आवेश इस पे हो जाएगा, फिर इनका आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा। ये इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर दो वस्तुएं का टेम्परेचर, दो वस्तुओं का ताप बराबर बराबर हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस इसका और 50 डिग्री सेल्सियस इसका, तब फिर इधर से उष्मा इधर की तरफ स्थानांतरित नहीं हो सकती, वो साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है। ऐसे ही इसमें हम देख रहे हैं कि इधर भी ऋण आवेश इतना ही हो गया, इधर भी इतना ही हो गया, तब आवेश का प्रवाह रुक जाता है। अब यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें ऐसा ही होगा कि एक आवेशित एक वस्तु है और वो वस्तु जो है आपकी अनावेशित वस्तु है और एक वो वस्तु आपके पास अनावेशित वस्तु है और एक मेरे पास आवेशित वस्तु है और उस पर चार्ज है Q, उस पर आवेश कितना है Q। इन दोनों को मैंने ऐसे टच करा दिया, तो टच कराने के बाद फिर इनको दोनों को वापस हटा दिया। तो जब मैं हटा दूंगा तो बताइए पहली वस्तु पर कितना आवेश और दूसरी वस्तु पर कितना आवेश। तो पक्का जैसे मैंने अभी बताया बराबर बराबर आवेश हो जाएगा जब कांटेक्ट करा दोगे, क्योंकि आवेश कब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि वो बराबर नहीं हो जाता। तो इस पर कितना आवेश आएगा Q/2, तो इस पर भी कितना आएगा Q/2। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इस तरीके का न्यूमेरिकल है कि दो वस्तुओं को आपस में हमने टच कराया तो उन पर आवेश बराबर समान समान मात्रा में बट जाएगा, ये हमने बट दिया। तो ये ध्यान रखना। नंबर तीसरा जो तरीका है ये रगड़ करके दो वस्तु को आपस में रफ कीजिए, ये मैं बता चुका हूं पीछे, तो इसको यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 तरीके हो गए कि किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। देखिए जो विद्युत आवेश होता है उसके कुछ ना कुछ मूलभूत गुण होते हैं और उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फिजिक्स, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जान रहे हैं। अभी तो हमारी क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट होने में बाकी है। ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हम अपने क्लियर कर रहे हैं ताकि कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब हम आगे की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश के मूलभूत गुण में सबसे पहला गुण तो ये है कि देखो आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो मान लीजिए अगर किसी वस्तु पर आवेश है और उस वस्तु पर हमें कुल आवेश पता करना है, तो कुल आवेश पता करने के लिए सारे के सारे आवेश को आप जोड़ दीजिए, साधारण बीजगणित योग लगा दीजिए, उसमें कोई दिशा का ध्यान नहीं देना। हालांकि जोड़ने के नियम 2 होते हैं, एक सदिश नियम होता है, एक अदिश नियम होता है। तो इसमें सदिश नियम नहीं लगेगा, वो वेक्टर रूल नहीं लगेगा इसमें सिर्फ आप ये देखना है कि किस वस्तु पर कितना आवेश है, उन्हें उठाओ और आपस में ऐड कर दीजिए। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर आवेश ये बिखरा हुआ है, यहाँ +2 है, -5 है, +2 है, -6 है, -4 है, तो बताइए इस वस्तु पर कितना आवेश है। तो मैंने क्या किया, इन सारे आवेशों को ऐड कर देता हूं मैं। तो इस वस्तु का नेट आवेश जो होगा इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर करके हमारे पास ये नंबर बनेगा -11। तो -11 ऋण आवेश इस वस्तु पर नेट आवेश -11 है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन इस तरह से आवेशित है, तो उस वस्तु पर जो कुल आवेश होगा तब उसको आप ऐसे लिख सकते हो, साधारण बीजगणित योग लगा करके लिख सकते हो। तो अब मुझे आप बता सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर -3 कूलाम, इस वस्तु पर -3 कूलाम और +10 कूलाम आवेश है। इधर -3 है, इधर +10 है। तो बताइए इस पर नेट आवेश कितना है। तो आंसर दोनों को ऐड कर दीजिए चिन्ह देख करके।
10 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7। तो इस वस्तु पर 7 धन आवेश है। सेम इसी तरीके से अगर कोई एक दूसरी वस्तु है, इस वस्तु पर -5 कूलम है और +5 कूलम है, तो बताइए इस वस्तु पर नेट आवेश कितना है। तो इस वस्तु पर नेट आवेश +5 एंड -5 = 0। तो इस वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं है, लेकिन हाँ धन आवेश और ऋण आवेश है, लेकिन कोई नेट आवेश नहीं है। तो ये एक गुण हो जाता है, मूलभूत गुण है ये आवेश का। उसके बाद एक दूसरा गुण लेते हैं हम आवेश का। आवेश का दूसरा मूलभूत गुण है आवेश संरक्षण का नियम। जिस तरह से हम पिछली कक्षा में पढ़ते आए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ना तो द्रव्यमान को मिटाया जा सकता, ना बनाया जा सकता, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही मिटाया जा सकता। सेम इसी तरीके से इस पूरी दुनिया का, इस पूरे यूनिवर्स का आवेश भी संरक्षित है, उसको हम ना मिटा सकते ना बना सकते। तो आवेश के मूलभूत संरक्षण का ये नियम है। तो एकल आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही हम मिटा सकते, लेकिन हाँ इसको स्थानांतरित तो जरूर कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है कि हम आवेश को बना नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम दो वस्तु को आपस में ऐसे रफ करते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। इस वस्तु पर भी आवेश आ गया और इस वस्तु पर भी आवेश आ गया, तो हमने तो आवेश बना लिया। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही हम उसको मिटा सकते। तो इसमें ध्यान रहे, जब आपने दो वस्तु को आपस में रफ किया था तो इस पर चार्ज आया +5, तो इस पर -5 आया है। आवेश जब भी बनेगा हमेशा जोड़ी में बनेगा। अभी +5 और -5 को ऐड करें, कितना चार्ज है, 0। और पहले जब दोनों वस्तु को आपस में आपने रफ नहीं किया था तब उन दोनों वस्तुओं का नेट आवेश कितना था, 0। और रफ करने के बाद भी नेट आवेश कितना है, 0। तो बेसिकली आवेश बना नहीं है, वो स्थानांतरित हो चुका है बस। तो इसीलिए हमने अपनी डेफिनेशन में लिखा है कि एकल आवेश नहीं उत्पन्न किया जा सकता। आवेश हमेशा जोड़ी में बनता है, एकल आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आवेश हमेशा जोड़ी में बनता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो वस्तुएं हैं, इस वस्तु का कुल आवेश 0 है और इस वाली वस्तु का भी कुल आवेश कितना है, 0। ये रगड़ने से पहले का प्रोसेस है। तो अगर मैं इन दोनों वस्तुओं का नेट आवेश देखता हूं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये नेट आवेश मुझे मिल जाएगा Q1 + Q2 = 0। तो अभी इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे निकाय का नेट आवेश कितना है, 0। अब रफ करने के बाद हमने क्या देखा कि इस वस्तु पर आवेश आ गया, आवेश हमने उत्पन्न कर लिया, हम खुश हुए। लेकिन इधर भी तो आवेश उत्पन्न हुआ, इसके अपोजिट ये बना -5, तो जोड़ी में बनाए, इधर +5 बना है तो इधर -5 बना है। अब इन दोनों वस्तुओं का नेट आवेश निकालना, जब दोनों वस्तुओं का कुल आवेश निकालो, +5 इधर -5, दोनों को ऐड करो, नेट आवेश +5 -5 0। तो पहले कितना था नेट आवेश, 0। अभी भी कितना है नेट आवेश, 0। तो आवेश बना कहाँ है, आवेश नहीं बना, आवेश सिर्फ स्थानांतरित हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन आप सोच सकते हो, और इस क्वेश्चन का जवाब हमारे साइंटिस्टों ने दिया भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो परमाणु बम जब बनाया था तो परमाणु बम में द्रव्यमान जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि द्रव्यमान नष्ट हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में नष्ट हो जाता है। ये हमने आइंस्टीन की इक्वेशन से पढ़ रखा है कि अगर m द्रव्यमान नष्ट होता है तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी। तो इसमें c की मल्टीप्लाई कीजिए, c² का मल्टीप्लाई कीजिए, और जितना भी अमाउंट ये बनेगा उतनी एनर्जी बन जाएगी। यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये आइंस्टीन ने बताया था हमें। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने ये सोचा कि जब हमने परमाणु बम बनाया और परमाणु बम में द्रव्यमान नष्ट हुआ, द्रव्यमान बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर खुद चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो वो इलेक्ट्रॉन जब नष्ट हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नष्ट हुआ, परमाणु बम विस्फोट हुआ, तो उसका द्रव्यमान खत्म हो गया। और हम ये जानते हैं कि द्रव्यमान के साथ ही कौन रहता है, आवेश रहता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है,
तो उसका द्रव्यमान भी नष्ट हो गया, तो उसका आवेश भी नष्ट हो गया होगा। तो अगर आवेश नष्ट हो गया तो फिर ये जो हमने पढ़ा है आवेश संरक्षण का नियम, तो फिर ये हमारा गलत साबित हो गया कि आवेश को हम मिटा नहीं सकते। तो लेकिन परमाणु की रिएक्शन में हमने आवेश को मिटा दिया। अब हमें इस या तो ये गलत है या फिर हमने जो सोच रहे हैं वो गलत है। अब इसको हमें सही करना था, तो सही करने के लिए साइंटिस्टों ने इसका जवाब दिया, और इसका जवाब आप ढूंढना और कोशिश करना, सोचना। अगर इसका जवाब नहीं मिलता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा फिर कि उसको कैसे परिभाषित किया जाएगा कि आवेश जब इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ है तो उसका आवेश भी नष्ट हुआ है, और ये कैसे सही है और ये कैसे गलत है। आवेश का तीसरा मूलभूत है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? तो आवेश का क्वांटीकरण ये है, ये भी एक आवेश का गुण है कि आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित जो होगा वो मूल आवेश का ही पूर्ण गुणज होगा। कारण ये कहता है अगर किसी वस्तु पर आपको आवेश स्थानांतरित करना है, किसी वस्तु पर आवेश को ट्रांसफर करना है, तो वो आवेश हमेशा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही स्थानांतरित होगा। पूर्ण गुणज किसका होगा? तो आंसर है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये मूल आवेश क्या होता है। देखिए, मूल आवेश एक छोटे से छोटा आवेश है और उससे छोटा आवेश हमें प्रकृति में देखने को नहीं मिलता, वो मूल आवेश कहलाता है। जैसे कि हमने एक वस्तु ली और हमने जानने की कोशिश की कि इसके अंदर आवेश कहाँ है, तो हमने वस्तु को तोड़ा, वस्तु को तोड़ करके दो टुकड़े हुए, उस एक टुकड़े को उठाया, उस एक टुकड़े को उठा करके हमने फिर उसको और तोड़ा, परमाणु बनाया, परमाणु को भी तोड़ा, परमाणु को तोड़ करके हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे इलेक्ट्रॉन पर। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और उस आवेश को भी हमने तोड़ना चाहा, उस इलेक्ट्रॉन को भी हमने तोड़ना चाहा, लेकिन हम उसको नहीं तोड़ पाए। तो इलेक्ट्रॉन से आगे हम नहीं पहुंच पाए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो छोटे से छोटा आवेश होता है, उससे छोटा आवेश हम उत्पन्न नहीं कर सकते। हालांकि हमने कोशिश की, लेकिन उससे छोटा आवेश हमने उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो सबसे छोटा आवेश होता है, बहुत छोटा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है वो, इलेक्ट्रॉन पर, और इसको हम ई से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इससे छोटा आवेश हमें अपनी प्रकृति में देखने को नहीं मिलता, यह सबसे छोटा आवेश है। इससे छोटा आवेश ना हम बना सकते ना उत्पन्न कर सकते, ये छोटा सा। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स अलग बात कर रही है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन भी छोटे से छोटे आवेश से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन वो हमारा क्लास 12 का टॉपिक नहीं है, वो हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा कि तो ये छोटा से छोटा आवेश होता है। अब आवेश के क्वांटीकरण पे आइए। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? देखिए क्या कहता है। अब ये कहता है कि इस वस्तु को मुझे आवेश देना है, तो इस वस्तु को जब हम आवेशित करेंगे तो हमेशा इसके रूप में ही ट्रांसफर होगा, आवेश पूर्ण गुणज के रूप में ही स्थानांतरित होगा। या तो इस पे ई आवेश आएगा, या फिर इस पर 2e आएगा, या फिर इस पे 3e आवेश आएगा, 4e आ सकता है। कभी भी ऐसे आवेश नहीं आ सकता कि हमने आवेश दे सकते हैं 1/2e, ई का हाफ आवेश इसको ट्रांसफर करते, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आवेश हमेशा जाएगा तो ई के रूप में ही जाएगा, ई जाएगा 2, 3e, 4e, 5e, 6e, इस तरीके से आवेश स्थानांतरित होगा। कभी भी 3/2 इस रूप में स्थानांतरित नहीं होगा। आप सोचने लगे कि 4/3 के रूप में कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में चलेगा, या तो ई होगा या फिर 2e होगा, 3e, 4e, 5e एंड सो ऑन, पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होगा। ये आवेश का क्वांटीकरण ये हमें बताता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई किसी वस्तु पर जो आवेश होगा ना, दूसरे तरीका ये है कि ये कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा ना वो हमेशा E का पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। या तो इस वस्तु पर आवेश E है, या 2E है, या 3E है, 4E है, 5 है, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे है। कभी 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे नहीं हो सकता।
तो दूसरे तरीके से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। और पहला तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि किसी वस्तु पर अगर आपको आवेश स्थानांतरित करना है तो वो आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही स्थानांतरित होगा। हालांकि मैंने इस वाली डेफिनेशन को लिखा है कि किसी वस्तु पर नेट आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एक कोई वस्तु है और इस वस्तु पर नेट आवेश कितना होगा। नेट आवेश मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन आए, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 1 और ये 2, तो इस पर कितना आवेश हुआ, तो इस पर आवेश हो गया 2e। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब कितना आवेश हो गया इस पर नेट आवेश, तो इस पर नेट आवेश हो गया 3e। अब ऐसे इस पर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ला करके इस पर गिर दिए, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अब इस वस्तु पर कितना आवेश हो जाएगा, तो इस वस्तु पर नेट आवेश हो जाएगा जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए मूल आवेश में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, और एक आवेश का मान कितना है e, तो n इंटू ई, ये इस वस्तु पर नेट आवेश है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो नेट आवेश होगा वो n इंटू ई होगा, और ये नेट आवेश है, कैपिटल Q से हम इसको लिख रहे हैं Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आएगा कि किसी वस्तु पर जो नेट आवेश होता है Q बराबर n इंटू ई होता है, इस पर हमारे फॉर्मूले भी है। ठीक है, अब ये आवेश के मूलभूत गुण हो गए। अब हमने क्लास 12 की जो बेसिक चीजें थी वो सब हमने स्टडी कर ली है, वो सब हमने पढ़ लिया है। अब हमारी शुरुआत होती है वास्तविक फिजिक्स से, जो हमको अब अच्छे से पढ़नी है। ये बेसिक चीजें थी, इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, आगे की फिजिक्स पढ़ोगे, वो समझ में नहीं आएगी। आप ऐसा मत सोचना कि हम तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, हम तो कूलॉम के नियम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि पीछे का तो किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपके ये पीछे की बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आपके समझ में कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र, ये सब नहीं आएगा। ये बेसिक चीज़ें थी, ये मैंने आपको सबको बता दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर क्लियर करने के लिए। तो इसको जरूर पढ़ लेना, इसको ये रिवाइज कर लेना एक बार। ये बेसिक चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसमें नोट कर करके हम लिख लेते हैं, बस 2 पॉइंट और रह गए, उसको हम नोट कर करके लिख देते हैं। मैंने ये नोट पॉइंट लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, P4 पॉजिटिव, P4 प्लस। तो प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का डबल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का डबल कर दोगे तो अल्फा कण पर आवेश मिल जाएगा, ये 3.2 इंटू 10 की पावर -19। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -13, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27। प्रोटॉन भारी होता है इसलिए इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। अब आवेश के मात्रक है, आवेश के मात्रक हमने बनाए हैं। आवेश का मात्रक एक तो कूलॉम होता है और ये कूलॉम SI मात्रक है, और 2 मात्रक जो है वे छोटे छोटे मात्रक है, उनको एक माइक्रो कूलॉम है और 2 पिको कूलॉम है। 1 माइक्रो कूलॉम में 10 की पावर -6 कूलॉम होते हैं और 1 पिको कूलॉम में 10 की पावर -12 कूलॉम होते हैं। ये छोटे मात्रक है, इनको हम याद रखेंगे। यहाँ तक का हमारा अब ये बेसिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब हम कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा हौसला बुलंद कर रखिए।